हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो इससे पहले हमने पार्ट 6 यानी कि 6 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज़ करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। वेयर डिड द जिया तरंग मूवमेंट स्टार्ट? तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ से जो है तो प्रारंभ हुआ था? अब देखो, आपके हमीरपुर बोर्ड में एक नाम आपसे पूछा जाता था। आपसे पूछा जाता था रानी गैदी नल्लू। आपसे पूछा जाता था कि रानी गैदी नल्लू का संबंध किस स्टेट से था? ये देखो आपसे पूछा जाता था। और आप क्या टिक करके आते थे? तो आप मणिपुर टिक करके आते थे। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है, आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो जिया तरंग आंदोलन का संबंध था, तो ये भी रानी गैदी नल्लू से ही था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि इससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके हमीरपुर बोर्ड में ही रानी गैदी नल्लू का संबंध किस स्टेट से है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में जिया तरंग आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है। तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मणिपुर से यह प्रारंभ हुआ था। और यही ये जो रानी गैदी नल्लू थी, इन्हीं की लीडरशिप में इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। तो ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो रानी गैदी नल्लू हैं, इन्हीं को क्वीन ऑफ नागाज कहा जाता है। ये पहले तो आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछेंगे क्वीन ऑफ नागाज किनको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रानी गैदी नल्लू को। और रानी गैदी नल्लू का संबंध जो है तो मणिपुर स्टेट से है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसी आंदोलन को हेराका आंदोलन भी कहा जाता है। अब जब भी आपसे पूछेंगे कि जिया तरंग आंदोलन को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को हेराका आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो आंदोलन हुआ था, तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन का विरोध करना, ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना या फिर विरोध करना जो है तो इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। और जो नागा रिलीजन था, उसको भी रिवाइव करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटिशों के कॉलोनियल रेजीम के विरुद्ध यह तो यह आंदोलन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, ब्रिटिशों के कॉलोनियल रेजीम के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था। तो ये कुछ एक की पॉइंट्स मैंने आपको इस क्वेश्चन से संबंधित बता दिए जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, कुछ और भी आंदोलन हुए हैं हमारे इंडिया में, वो आपको पता होने चाहिए, जिनमें एक इंपॉर्टेंट है फकीर आंदोलन। तो फकीर आंदोलन ये कहाँ हुआ था और किनके नेतृत्व में हुआ था? तो स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना है, ये हुआ था बंगाल की साइड। और इसका नेतृत्व देखो किन्होंने किया था, नाम देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो नाम है चिराग अली। तो चिराग अली और मजमून शाह के नेतृत्व में फकीर आंदोलन का जो है तो नेतृत्व किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको क्या बताया? फकीर आंदोलन बंगाल में हुआ था और इसका नेतृत्व चिराग अली और मजमून शाह के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आप सभी को पता है पागलपंथी आंदोलन या फिर पागलपंथी विद्रोह, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये भी कहाँ पर हुआ था? तो ये भी बंगाल की ही साइड हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व एक तो कर्म शाह ने किया था और एक टिप्पू शाह ने किया था। ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कर्म शाह और टिप्पू शाह। इन दोनों का ही संबंध किससे है? तो वो है पागलपंथी विद्रोह से। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप सभी को पता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आगे आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी तरह आप सभी को पता होना चाहिए कि सन्यासी विद्रोह हमारे भारत में कब से लेकर के कब तक हुआ था? तो 1760 से लेकर के 1800 के मध्य में जो है तो सन्यासी विद्रोह हमारे भारत में चला था। ये पहले आपको पता होना चाहिए। और ये कौन सी साइड चला था? तो वेस्ट बंगाल की साइड यह चला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो सन्यासी विद्रोह है, इसका उल्लेख देखो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हम हमें जो तो आनंद मठ पुस्तक में देखने को मिलता है। और ये जो आनंद मठ पुस्तक है, ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। और किन्होंने इसको लिखा है?
तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अब जिस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर एसोसिएटेड विद द पासिंग ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने से जुड़े निम्नलिखित सुधारकों में से कौन थे। अब जब भी बात आएगी विडो रीमैरिज एक्ट की, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की, तो इनसे जुड़े सुधारकों में से कौन थे, तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये नाम आपको ध्यान में रखना है, जब भी बात करेंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की, तो आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो विडो रीमैरिज एक्ट था, ये था कब का, तो कब इसको लागू किया गया था, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1856 में जो है तो लागू किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। बट देखो इसकी रूपरेखा 1855 में ही चल पड़ी थी। अब 1855 में होता क्या है, 1855 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर डलहौजी सरकार के पास जो है तो याचिका देते हैं। किस सरकार के पास जो है तो याचिका देते हैं, तो डलहौजी सरकार के पास जो है तो याचिका देते हैं। और कब देते हैं, 1855 में देते हैं। बट ये जो एक्ट था, ये लागू कब होता है, ये जो विडो रीमैरिज एक्ट था, ये लागू कब होता है, तो ये होता है 1856 में। और ये किन के द्वारा लागू किया गया था, तो ये कैनिंग सरकार के द्वारा जो है तो लागू किया गया था। तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं और दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स भी बनती हैं, जो कि बहुत बार एग्जामिनर आपसे पूछता है और आप गलत टिक करके आते हो। जब भी आपसे पूछेंगे कि मसौदा तैयार जो है तो कब हुआ था विडो रीमैरिज एक्ट का, तो मसौदा तैयार हुआ था 1855 में। और जब भी आपसे पूछेंगे कि इस एक्ट को लागू कब किया गया था और किसके शासनकाल में किया गया था, तो 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट को लागू किया गया था और कैनिंग की सरकार में इसको लागू किया गया था। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बनती हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह ये तो हमने देखा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। एक और देखो आपसे पूछा जाता है सती प्रथा पर कब जो है तो प्रतिबंध लगाया गया था। तो सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था, 1829 में प्रतिबंध लगाया गया था। और किसने इस पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो लगाया था विलियम बेंटिक ने। किसने लगाया था, विलियम बेंटिक ने। तो जब भी आपसे पूछेंगे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1829 में, और किसने इसको बैन किया था, तो विलियम बेंटिक ने इसको बैन किया था। अच्छा, सबसे पहली बार सती प्रथा को बैन किया गया था बंगाल की साइड, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा पर कब मद्रास और बंबई में बैन किया गया था या फिर इसको प्रतिबंध किया गया था। तो मद्रास और बंबई में सती प्रथा पर बैन लगाया गया था 1830 में। ये देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बट जब भी बंगाल की बात आएगी, तो बंगाल में इसको बैन किया गया था 1829 में। बट मद्रास और बंबई में इसको बैन किया गया था 1830 में। ये आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार जो है तो बनता है। अच्छा, किन के प्रयासों से सती प्रथा को बैन किया गया था, तो ये भी नाम आप सभी ने सुना होगा, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से जो है तो सती प्रथा को बैन किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ये जो सती प्रथा है, तो सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार जो है तो एग्जाम में बनता है। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सबसे पहली बार सती प्रथा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये भानुगुप्त गुप्त वंश के एक राजा थे। और ये जो एरन अभिलेख है, ये कब का है, डेट्स देखो आपसे हमीरपुर बोर्ड में ही पूछी गई थी, तो 510 ईस्वी का है एरन अभिलेख, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन ए में है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और कब की गई थी, 1897 में। ऑप्शन बी में है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी और कब की गई थी, 1828 की यह बात है। उसी तरह हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर देखा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से यह जुड़े हुए थे। ऑप्शन डी में है रामकृष्ण परमहंस। तो ये जो स्वामी विवेकानंद थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, तो वो था रामकृष्ण परमहंस। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने कब यूएसए के शिकागो में भाषण दिया था, वो देखो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दो। बाकी वीडियो अगर आपको सच में हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द रूलर ऑफ चित्तौड़ व्हेन अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड एंड कंकर्ड इट इन 1303 एडी। तो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी,
तब चित्तौड़ का शासक कौन था? आप सभी ने एक मूवी देखी होगी पद्मावत करके, तो उसमें एक तरफ तो था अलाउद्दीन खिलजी और एक तरफ कौन थे? तो वो थे राणा रतन सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित 3-4 फैक्ट आपके यहीं पर क्लियर हो गए। सबसे पहला फैक्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब जो है तो आक्रमण किया था? तो उसने आक्रमण किया था 1303 में। और 1303 में जब इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उसमें चित्तौड़ का राजा कौन था? तो वो थे राणा रतन सिंह। अब यहाँ से भी देखो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ये जो राणा रतन सिंह थे, इनका संबंध जो है तो किस वंश से माना जाता है? तो इनका संबंध गोहिल्ला वंश से माना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गोहिल्ला वंश के यह अंतिम शासक थे, या फिर हम कहें कि यह गोहिल्ला वंश से संबंधित थे, ये आपको पता चल गया। अब ये जो राणा रतन सिंह थे, इनकी देखो 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था रानी सरस्वती और दूसरी पत्नी का नाम आप सभी को पता होगा रानी पद्मिनी। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? तो यह सिंघल प्रदेश की राजकुमारी थी और वर्तमान में हम सिंघल प्रदेश किसको बोलते हैं? तो वो हम बोलते हैं श्रीलंका को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिंघल प्रदेश की राजकुमारी थी और सिंघल प्रदेश वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो श्रीलंका में पड़ता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर खिलजियों की बात आई थी, तो आप सभी को पता है खिलजी वंश से भी बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले तो हम इसका शासनकाल देख लेते हैं कि खिलजी वंश कब से कब तक रहा था। तो खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक जो है तो खिलजी वंश रहा था दिल्ली सल्तनत पर, ये आपको पता होना चाहिए। अब 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आपके हमीरपुर बोर्ड में ही एक क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछा गया था, वो मैं आपको बताता हूँ, आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अकेली विजय कौन सी थी? तो अकेली विजय कौन सी थी? तो वो थी मंडावर विजय। मंडावर को ही यह जीत पाए थे, ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अकेली विजय थी मंडावर, और मंडावर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यह 1296 तक जो है तो दिल्ली की गद्दी पर रहा था, क्योंकि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, ये जो इसका चाचा या फिर इसका ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसकी हत्या कर देता है और खुद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये आपको पता चल गया। अभी अलाउद्दीन खिलजी से आप सभी को पता है हमीरपुर बोर्ड में बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वन बाय वन मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि 1296 में ही ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने देवगिरी पर भी आक्रमण किया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि देवगिरी का उस समय शासक कौन हुआ करता था? तो वो कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करता था रामचंद्र देव। ये आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम आपसे बहुत बार पूछा गया है। इसके बचपन का नाम था अली या फिर गुरसास्प। तो इसके बचपन का नाम क्या था? अली या फिर गुरसास्प। इसी ने नकद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा भी इसी ने शुरू की थी। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है मार्केट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया था? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था। अब ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम था क्या? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था, यानी कि हर एक वस्तु का इसने फिक्स रेट किया हुआ था, महंगाई को इसने बढ़ने नहीं दिया था। और इसी को कहा जाता है मार्केट कंट्रोल सिस्टम, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजा हो गया, सेरी का किला हो गया, जमैत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, तो इन सभी का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। इसने 2 कर देखो चलाए हुए थे, 2 टैक्स चलाए थे। एक का नाम था चरी कर और एक का नाम था गड़ी कर, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति कौन था? तो वो था मलिक काफूर, और ये नाम भी आपने सुना होगा, मूवी में भी आपने देखा होगा। और ये जो मलिक काफूर है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हजार दिनारी कहा जाता है। अब इसको हजार दिनारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। अच्छा, कहाँ से खरीदा था और किससे खरीदा था? अगर आपको आता है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई थी। तो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की संभावना थी, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज। तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो इन्हीं 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध
विद्रोह करने वाला पहला जनजाति समूह कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कोल विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह हो गया, खासी विद्रोह और संथाल विद्रोह, ये कब-कब हुए थे, डेट्स देखो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल विद्रोह, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1831-32 की यह बात है और ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था झारखंड स्टेट में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मुंडा विद्रोह की, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1895 से लेकर के 1900 के बीच में, ये भी आपको पता चल गया। और ये जो मुंडा विद्रोह है, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपसे पूछा जाता है कि जो बिरसा मुंडा थे, तो बिरसा मुंडा का संबंध जो है तो किस रिवॉल्ट से था? तो उनका संबंध जो है तो मुंडा विद्रोह से ही था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये विद्रोह हुआ कहाँ पर था? तो ये भी छोटा नागपुर एरिया यानी कि झारखंड स्टेट में ही हुआ था। और इसी विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी में है खासी विद्रोह, ये कब हुआ था? तो खासी विद्रोह हुआ था 1828 से लेकर के 1833 के बीच में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मेघालय स्टेट में। और इसके एक इम्पॉर्टेंट नेता देखो आपको ध्यान में रखने हैं, उनका नाम है तीरथ सिंह। तो तीरथ सिंह का संबंध है खासी रिवॉल्ट से, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन डी में है संथाल विद्रोह। अब संथाल विद्रोह देखो कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 1855 और 56 की यह बात है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भी झारखंड की ही साइड हुआ था और राजमहल पहाड़ी की साइड हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से दो नाम आपसे पूछे जाते हैं, एक तो सिद्धू और एक कान्हू। तो सिद्धू और कान्हू का संबंध जो है तो किस रिवॉल्ट से था? तो संथाल विद्रोह से था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा था? तो सबसे पहली बार किसने विद्रोह किया था? तो वो किया था खासी। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खासी 1828 से लेकर के 33 के बीच में जो है तो खासी रिवोल्ट हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और भी रिवोल्ट हैं, कुछ और भी विद्रोह हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है गडकरी विद्रोह, ये कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये हुआ था महाराष्ट्र स्टेट में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हुआ कब था? 1844 में यह हुआ था। उसी की तरह आपसे पूछा जाता है रामोसी विद्रोह, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भी महाराष्ट्र स्टेट में ही हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दो रिवोल्ट आपसे पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक आपसे पूछा जाता है कुका विद्रोह और एक आपसे पूछा जाता है कुकी विद्रोह। तो कुका विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब स्टेट में। और इसके कुछ एक नेता आपको ध्यान में रखने हैं, जिनमें एक नाम है भगत जवाहर मल और एक है राम सिंह कुक्का। तो भगत जवाहर मल और राम सिंह कुक्का, इन दोनों का ही संबंध जो है तो कुक्का मूवमेंट से है, जो कि पंजाब में हुआ था, ये आपको पता चल गया। और ये जो कुकी मूवमेंट है, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर स्टेट में। कहाँ पर हुआ था? मणिपुर स्टेट में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट रंपा विद्रोह, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश स्टेट में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस है, आपको भी पता है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा इन 1839? तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। उसी तरह देखो आपसे एक और एग्जाम में पूछा जाता है आदि ब्रह्म समाज, या फिर जिसको हम भारतीय ब्रह्म समाज बोलते हैं। तो आदि ब्रह्म समाज या फिर भारतीय ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1866 1866 में। और किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, केशव चंद्र सेन के द्वारा आदि ब्रह्म समाज या फिर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। उसी की तरह आपको एक और ध्यान में रखना है, साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1878 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। ये तीनों बहुत बार एग्जाम में बनते हैं और बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, इनकी डेट्स में कंफ्यूज होते हैं और इनके नाम में कंफ्यूज होते हैं। वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, ये आपको कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है विडो होम एसोसिएशन। तो विडो होम एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी डीके कर्वे के द्वारा, यानी कि धोंडो केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी पुणे में, ये भी आपको पता चल गया। अब इसी से संबंधित कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जिनमें एक इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 1867 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बंबई में। और किन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार देखो आपसे पूना सार्वजनिक सभा पूछा जाता है
कि ये जो पूना सार्वजनिक सभा थी, इसकी स्थापना 1870 में हुई थी और इनसे कुछ एक प्रमुख व्यक्तित्व जुड़े हुए थे, वो आपको पता होने चाहिए। जिनमें एक तो महादेव गोविंद रानडे थे, एक गणेश वासुदेव जोशी थे और एक चिपलूनकर थे, जिनको हम एस.एच. चिपलूनकर बोलते हैं। तो इन 3 व्यक्तियों का संबंध पूना सार्वजनिक सभा से है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है शारदा सदन। तो शारदा सदन की स्थापना 1889 में की गई थी और कहाँ पर की गई थी? बंबई में की गई थी। और किन्होंने की थी? तो पंडिता रमाबाई के द्वारा शारदा सदन की स्थापना की गई थी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो ये क्वेश्चंस को आपको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला वर पेट्रोनाइज्ड बाय दी। तो नालंदा और विक्रमशिला के 2 महान बौद्ध विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया गया था, तो वो किन के द्वारा दिया गया था? क्या वह पाल वंश के राजाओं के द्वारा दिया गया था, परमार वंश के राजाओं के द्वारा दिया गया था, चंदेल वंश के द्वारा दिया गया था या फिर इन सभी के द्वारा दिया गया था? तो जब भी आपसे पूछेंगे नालंदा और विक्रमशिला, ये जो 2 महान बौद्ध विश्वविद्यालय थे, इनको संरक्षण दिया था पाल वंश के राजाओं ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की बात आई है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात आई है और पाल वंश की बात आई है। तो इन तीनों से ही आप सभी को बहुत पता है, बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाल वंश की। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार जो है तो पूछा गया है। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो 750 ईस्वी में गोपाल ने जो है तो पाल वंश की स्थापना की थी। राजधानी इसने जो है तो कहाँ पर स्थापित की थी? तो राजधानी इसने मुंगेर में स्थापित की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो गोपाल था, इसी ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो वो उस विश्वविद्यालय का नाम है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो जब भी आपसे पूछेंगे कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने। बट जब भी आपसे पूछेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी धर्मपाल ने। और ये धर्मपाल कौन था? तो ये भी पाल वंश का ही एक राजा था। पाल वंश का महान शासक कौन था? तो वो था धर्मपाल और इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, सोमपुर महाविहार। तो जब भी आपसे पूछेंगे सोमपुर महाविहार, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सोमपुर महाविहार की भी स्थापना जो तो धर्मपाल के ही द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको अभी बताया पाल वंश का महान शासक कौन था? तो वो था धर्मपाल। तो इसका शासनकाल आपको पता होना चाहिए। इसका शासनकाल था 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक। ये आपको इसका शासनकाल भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने बात कर ली विक्रमशिला की भी। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। आपके हमीरपुर बोर्ड में एक क्वेश्चन बना हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर है? बिहार में। तो यह बिहार में किस शहर के पास स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पटना शहर के पास स्थित है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हमने देखी कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक राजा था, उसके द्वारा करवाई गई थी। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी कि इसको तोड़ा किसके द्वारा गया था? तो इसको तोड़ा गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। अच्छा, बख्तियार खिलजी ने कब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपसे सेंचुरी देकर के पूछा जाता है और एक आपसे डेट्स को देकर के पूछा जाता है। तो जब भी आपसे पूछेंगे कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब तोड़ा था, कब ध्वस्त किया था, तो वो किया था 12th सेंचुरी में। कब किया था? 12वीं शताब्दी में। और अगर आपसे डेट पूछेंगे तो डेट आपको ध्यान में रखनी है 1193 ईस्वी में। ये जो बख्तियार खिलजी है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि हर एक बच्चे को आने चाहिए। ये जो पाल वंश था, तो पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि अतीश दीपांकर का संबंध किस वंश से था? तो अतीश दीपांकर, इनका संबंध था पाल वंश से ही। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन बी में है परमार वंश और ऑप्शन सी में है चंदेल वंश। परमार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, करिकाल, ये नाम देखो आपने बहुत बार जो है तो सुना होगा। तो करिकाल एक राजा हुआ करता था। तो करिकाल किस वंश या फिर किस राज्य का महत्वपूर्ण प्रतापी राजा हुआ करता था? वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है, सर्च करने के बाद आकर के
इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फ़ायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो, सर्च कर लेते हो, वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, हमीरपुर बोर्ड से ही संबंधित जो प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने जो है तो वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं। टोटल 45 वीडियोज़ हिस्ट्री की हैं हमारी, जिनमें हमने प्रीवियस जो हमीरपुर बोर्ड में हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस पूछा करते थे, वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो इन 45 वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, तो इन वीडियोज़ का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, या फिर अभी आप स्क्रीन पर भी इन टोटल 45 वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखो गाइज़, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।